So thank you so much. Firstly, I would like to extend my heartfelt gratitude to the entire GSTS team for having me over here to discuss on one of the most important needs of the decade, as Manvi has already introduced, that is population, pollution, and poverty. And we usually look at these topics individually, but they cannot be dealt individually. They are somehow interconnected with each other. And then I would also like to thank our guest of honor, Radhika Bala ma'am, for being here. And it's my pleasure and honor to present my point of views in front of her and the youth of Bharat that would be listening to me today. So starting with the PowerPoint presentation, let's move ahead. First, let's discuss about the objective, क्योंकि किसी भी सेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, why the topic needs to be discussed. इतने सारे टॉपिक्स हैं अभी इंडिया की, अगर आप बात करें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, बहुत सारे कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स निकल के आएंगे, बट व्हाई ओनली पोल्यूशन, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी. सेकेंडली, रिसर्च बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हमें हमारे सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल देयर आफ्टर्स को सपोर्ट करती है कि हमने अगर कोई स्टेटमेंट दिया है तो ये स्टेटमेंट किस रिसर्च से आता है. थर्ड इज लुकिंग एट थ्योरीज, बिकॉज हम इंडिया से आते हैं और इंडिया एक ऐसी डाइवर्स सोसाइटी है जिसके अंदर अलग अलग ओपिनियंस चले हैं, अलग अलग फिलोसफिकल स्कूल्स चले हैं. तो थ्योरीज को देखना और उनके कंटेम्प्रेरी रिलेशंस को देखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. ये हमारा थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. देन फोर्थ, इंडियन पॉलिसीज. अब बात अगर मैं करूं पॉपुलेशन, पोल्यूशन या पॉवर्टी की, तो ये सिर्फ कोई इंडिया में ही नहीं है. ऐसा नहीं है कि इतने 195 196 कंट्रीज में से सिर्फ इंडिया को ही ये इशू हो रहा है, पर हमारे जो इंडियन प्रॉब्लम्स हैं वो रिक्वायर करते हैं इंडियन सॉल्यूशंस. इसलिए इंडियन पॉलिसीज के बारे में भी बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिंस हम यूथ हैं तो हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है. तो वे फॉरवर्ड देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो हम आज के इस पूरे डिस्कशन को इन 5 ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ. अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो चली थी वो थी अरावलीज को लेकर, और वहां पे बहुत स्टेटमेंट न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स में भी आ रहे थे या फिर इंटरव्यू पैनल्स में भी आ रहे थे कि हम कभी भी इकोनॉमी को इकोलॉजी के ऊपर नहीं रख सकते. इकोनॉमी ठीक है अपनी जगह, बट इकोलॉजी के स्टेक पे नहीं है. अब हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उसकी वजह से नो डाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बट वो डेवलपमेंट इस तरीके से हो रहा है कि हमारे एनवायरमेंट को बहुत बड़ा थ्रेट झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है. अब एक्सपेंशन कैसे हो रहा है, तो मैं आपको 5-10 साल पीछे नहीं ले जाऊंगी, मैं आपको कंटेम्प्रेरी फिर से उसी ओर इशारा करूंगी कि उत्तरकाशी में आप देख लीजिए, पेव्ड शोल्डर की एक कॉन्सेप्ट की बहुत बड़ी चर्चा हो रही है कि 1 लेन हाईवे को 2 लेन हाईवे में कन्वर्ट किया जाए. क्यों किया जाए? क्योंकि वहां पे टूरिज्म प्रोमोट हो सके, और इसके लिए हजारों पेड़ जिन्हें इतना टाइम लग गया इस स्टेज पे आने के लिए, उन्हें काट दिया जाएगा. यहाँ पे एक्सपेंशन तो हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा इसके थ्रू, बट क्या ये एनवायरमेंटली साउंड है? देन कम्स इंटेंसिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. अब इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि बायोटेक सेक्टर जो है हमारा, वो नो डाउट बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, एक ऐसे पेस के साथ डेवलप हो रहा है जिसने इंडिया को ग्लोबली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बना दिया है, चाहे वो हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज हो या एआई या डेटा साइंसेस का इनमें इंटीग्रेशन हो. बट हम क्या चीज भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं कि इसका सॉइल की रीजनरेशन पर क्या अफेक्ट हो रहा है, इसका अफेक्ट माइक्रो एंड स्मॉल फार्मर्स के इनकम पे क्या हो रहा है, एंड होलिस्टिकली पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पे क्या हो रहा है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हम आज की तो अपनी नीड्स पूरी करें, बट हमारे फ्यूचर जनरेशंस को स्ट्रगल ना करना पड़े अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए. इसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हम कहीं ना कहीं स्क्वायर वन पे चले जा रहे हैं, क्योंकि हम इकोनॉमी को इकोलॉजी के ऊपर रख रहे हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये इंटरवाइंड इश्यूज की वजह से हो रहा है. अब ये 3 इंटरवाइंड इश्यूज क्या हैं? अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन. सिंपल वर्ड्स में समझते हैं. अर्बनाइजेशन क्या है? लोग गांव छोड़ छोड़ के शहरों में आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं, टाउन्स में आ रहे हैं. क्यों आ रहे हैं? सिंपल सी बात है, वहां पे इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेस प्रोवाइड कर रही हैं. और अभी नए रेल्म की बात करूं
तो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो मार्केट में एंटर करें। बट ये सभी एज अ सोर्स ऑफ नेचुरल हैबिटेट लॉस काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? आप देखिए, जब लोग अचानक से गांव को छोड़ के सिटीज और टाउन्स में आने लगेंगे, तो सिटी की भी तो अपनी एक कैपेसिटी है, उस ज्योग्राफिकल एरिया की अपनी एक कैपेसिटी है पॉपुलेशन को हैंडल करने की। अब अचानक से पॉपुलेशन आई, तो ऐसा तो है ना कि पॉपुलेशन की नीड्स एंड डिमांड्स नहीं है। वो नीड्स क्या एनवायरनमेंट इतने शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम में कर सकता है पूरा? नहीं कर सकता। अब इसके लिए क्या होगा? एक्सप्लॉइटेशन होगा, क्योंकि पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ेगा। यही पॉपुलेशन बूम से स्टार्ट होता है। आप देख सकते हैं रेड में हाईलाइटेड है कि पॉपुलेशन बूम होता है तो रिसोर्स का एग्जॉशन होता ही होता है। और रिसोर्सेज की बात करूं तो मेनली क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हमारे, जो मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हैं बनने में ही। और हमारे पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में लेके एक्सिम तक, जो कि हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, इसमें भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जब इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन हो जाती है तो एनवायरनमेंट पूरा का पूरा ब्रंट झेलता है, जो कि अरावलीज रिसेंट एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे 90% अरावलीज खत्म हो जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पर क्या इससे पहले अरावलीज एक्सप्लॉइट नहीं हो रहे थे? हमारे जो राजस्थान, हरियाणा या जो भी एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं, वहां पे जो घर में मार्बल्स आ रहे हैं, स्टोन्स आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? अरावली से ही तो आ रहे हैं। तो बात यह है कि प्रॉब्लम भी हम है और सोल्यूशन भी हम है। एक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अब यहाँ पे आप एक डेटा देख सकते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है, आउट ऑफ 18% ऑफ पूरा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर है, उसमें से इंडिया 2.4% से ज्यादा लैंड एरिया को कवर कर रही है। अब ऐसे में जब इम्बैलेंस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड हो जाएगा तो वो हमारे लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्विटी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इक्विटी कब पॉसिबल होगी? जब आपके पास जो डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आपका सप्लाई है, या उससे ज्यादा की सप्लाई है। कम सप्लाई में आप ज्यादा डिमांड्स को केटर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? रिसर्च क्या कहता है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारा। तो पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग मिड 2001 की मैं बात कर रही हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मिड 2001 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी वो 6.14 बिलियन थी, और इंडिया की उस टाइम पे 1033 मिलियन थी। आज हम 1.4 बिलियन है। अगेन ये कोई बुरी चीज नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास आज भी 65% पॉपुलेशन 35 ईयर्स के नीचे है और 50% पॉपुलेशन 25 ईयर्स के नीचे है। तो जो भी नए नए रेल्म्स आ रहे हैं ना, जैसे मैंने बात की एआई, रोबोटिक्स, डेटा साइंसेस, इनको इंटीग्रेट करके हम अपने हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चरल सेक्टर में इनपुट कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल तरीकों से हम एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं और हम मेंटोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कोई आइडियल चीज नहीं है, ये हम कर सकते हैं। अब 2050 तक कहा जा रहा है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप जानते ही होंगे कि हमने चाइना को ऑलरेडी सरपास कर चुके हैं। और हमारा जो इंडिया का जो सोशल फैब्रिक है, आप पढ़ेंगे भी कि ऐसा कैलकुलेट किया गया है कि अगर, क्योंकि 2040 2030 तक हमारी जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.4 हो जाएगी, बट स्टिल एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इसका कोई भी इंपैक्ट हमारे सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक पे नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूथ है, एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज है हमारे पास। आज के टाइम में आप देख सकते हैं ग्रीन से हाईलाइटेड है कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। इसीलिए पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन तो नहीं बनी है, बट what is happening is that we are also one of the world's largest plastic polluters of the world. अब देखिए, भले ही इथेन, मीथेन, CO2 की बात करें, इन एमिशंस की बात करें, तो इंडिया बाकी डेवलप्ड वेस्ट जो है उनके कंपैरिजन में बहुत ही कम प्रोड्यूस कर रहा है। और अभी हम डेवलपिंग है, हम डेवलप्ड नहीं हुए हैं, बट स्टिल यहां पे हमारे कंज्यूमरिज्म हैबिट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हम अकेले किसी गवर्नमेंट या किसी इंस्टीट्यूशन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आएंगे और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आज अगर प्लास्टिक्स का कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इसके रिस्पॉन्सिबल मैं और आप भी तो हैं। सिंपल इकोनॉमिक्स है, डिमांड होगी तभी तो उस चीज की सप्लाई होगी। अगर हम डिमांड ही ना करें तो वो चीज खत्म हो जाएगी। बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ा होगा। उस टाइम पे स्वदेशी को प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाया। तो क्या किया गया? जितनी भी बाहर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको बॉयकॉट किया गया, उनको जलाया गया। बट आज हम अपने ही
अपने ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड देन जब वो चीजें मार्केट में आ रही हैं तो हम प्रॉब्लम होते हुए भी उसका जो बर्डन है वो गवर्नमेंट के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर डाल दे रहे हैं। पर हम ये नहीं समझ रहे कि ये हमारी कंज्यूमरिज्म हैबिट है। आज इंडिया जो है वो 9.3 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि रफली 20% ऑफ द ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है। सेकेंडली, अगर हम रामसर साइट्स की बात करें, रामसर साइट में किसी भी कंट्री का अगर वेटलैंड जाता है तो ये उस कंट्री की इकोलॉजिकल वेल्थ में रिचनेस को दिखाता है कि ये कंट्री इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में कितना रिच रहा है, और इसीलिए रामसर साइट्स में उसे इंक्लूड किया जाता है कि ये ग्लोबल इंपॉर्टेंस का है, ये प्रिस्टीन वैल्यू का है। बट वहीं दूसरी ओर हम क्या देख रहे हैं, इंडिया में रामसर साइट्स तो बढ़ रहे हैं, बट 8 आउट ऑफ 10 सिटीज जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज, वो भी इंडिया में है। तो क्या ये हमारा कंज्यूमरिज्म पैटर्न नहीं है कि गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर सीजन के बाद आके ग्रैप लगाना पड़ता है, एंड कैप रेगुलेशंस, गाइडलाइंस लाने पड़ते हैं, वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट होना पड़ता है? तो क्या इसमें बस 2-3 कुछ जो इश्यूज यूजुअली मीडिया में उछलते हैं या एडिटोरियल्स में लिखे जाते हैं, क्या सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबल हैं? हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है? हमारे बिहेवियरल डिफेक्ट्स हम क्यों नहीं देख रहे हैं? ये बहुत जरूरी है। रिसर्च हमें कंटेम्पलेशन सिखाता है कि हम कंटेम्पलेट करें कि हम कहाँ पे गड़बड़ हैं। एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव जो कि इंटरवाइंड इशू का था, आप देख सकते हैं वही चीज कि अगर डेमोग्राफी को आप ढंग से बैलेंस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक उससे इंपैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर रखा है, लैक ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। जब डेमोग्राफी कंट्रोल नहीं होगी तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डिमांड आई है, अब आपको डिमांड को फुलफिल तो करना ही है। अब भले ही प्रैक्टिस सस्टेनेबल हो या ना हो, आपको विद इन द शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम सबके नीड्स को केटर करना है। सेकेंडली, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने इक्विटी की बात की, इक्विटी तो तब होगी जब जितना डिमांड है या तो उतनी सप्लाई हो या सप्लाई उससे ज्यादा हो। पर आपके पास सप्लाई देने की तो उतनी आपके पास कैपेसिटी नहीं है, और डिमांड करने वाले उससे बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। अब जब रिसोर्सेज नहीं होंगे डिस्ट्रीब्यूट तो होगा क्या, मोनोपोली होगी। जो डोमिनेटिंग पावर्स होंगे या जिनकी परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा होगी वो तो रिसोर्सेज ले लेंगे अपने लिए, बट उनका क्या जो इतने वेल ऑफ नहीं है? पॉल्यूशन के टाइम देख लीजिए, बहुत इजी है लोगों के लिए ये कहना कि हम अपने घर पे एयर प्यूरिफायर्स रख लेंगे। कितने लोग आज के टाइम में एयर प्यूरिफायर्स रख सकते हैं? मतलब हम अपनी बिहेवियर को नहीं चेंज करेंगे और परचेजिंग पावर हमारे पास है तो हम उसके ऑल्टरनेटिव्स ले आएंगे। बट व्हाट अबाउट जिनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है? क्या उन्हें राइट नहीं है एक क्लीनर और ग्रीनर एनवायरनमेंट में रहने का? क्या वो एक ह्यूमंस नहीं है? क्या वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के पार्ट नहीं है? जो कुछ हमें जन्म सिद्ध अधिकार देता है क्या वो उसके पार्ट नहीं है? ये सोचने की जरूरत है। अब जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि इतना इंडिया में मोर्टेलिटी इशू है, इन्फेंट मोर्टेलिटी है, मेटरनल मोर्टेलिटी है। बट जब आप मैल्थस को पढ़ेंगे या जब आप नियो मैल्थुसियन थ्योरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस पेस के साथ मोर्टेलिटी है उससे अगर हम ग्रोथ रेट को कंपेयर करें तो ग्रोथ रेट कम नहीं हो रहा, ग्रोथ रेट तब भी बहुत ज्यादा चल रहा है। अगर ग्रोथ रेट कम होता और मोर्टेलिटी ज्यादा होती तब ये आर्ग्यूमेंट बेस्ट सूट करता, बट ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अगेन यहाँ पे वही डेटा आता है जो हमें बता रहा है एनएफएचएस का सर्वे कि 1.4 हमारी फर्टिलिटी रेट जो है वो इंडिया की हो जाएगी बाय 2030 एंड 2040। बट स्टिल उसका हमारे सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम ऑन एन एवरेज एक बहुत ही अच्छी यूथ पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। अब बस जरूरी क्या है, उस पॉपुलेशन को स्ट्रीमलाइन करना ताकि वो इन इंटरवाइंड इश्यूज को बैलेंस कर सके। ये बैलेंस बहुत जरूरी है। अब जो ऑब्जेक्टिव्स हम कर रहे थे उसी ऑब्जेक्टिव का एक सब पार्ट है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी यही होती है कि एक पर्टिकुलर जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल एरिया पे जो पॉपुलेशन है, देखिए पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉपुलेशन नहीं होगी तो कोई एंटिटी ना तो स्टेट बन पाएगा, और अगर वो स्टेट नहीं बन रहा तो ना तो उसके कोई नेशनल लॉज होंगे, और जब नेशनल लॉज नहीं है तो वो इंटरनेशनल लॉज में भी नहीं जाएगा, और जब इंटरनेशनल लॉज में नहीं जाएगा तो वो राइट्स डिमांड कैसे करेगा? और डिविडेंड का मतलब क्या होता है? सिंपली प्रॉफिट गेन करना। अब यूजुअली जब हम बात करते हैं डिफरेंट स्कूल्स की तो एक स्कूल ऑफ थॉट ऐसा कहता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इससे प्रॉफिट्स आते हैं,
इससे हमारा सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? सिंपली उनका ये कहना है कि डिपेंडेंट्स की मात्रा कम है और काम करने वालों की संख्या ज्यादा है। और कब डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं होता है? जब हमारे काम करने वालों की संख्या तो कम है पर डिपेंडेंट्स की संख्या ज्यादा है। स्टिल जो थॉमस मैल्थस हैं वो इसके अगेंस्ट है। उनका ऐसा मानना है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो हमारे लिए एसेट तो हो ही नहीं सकती, वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। अब यहाँ पे जो ग्रीन में आप देख रहे हैं, ज्योमेट्रिक वर्सेस एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये मैल्थस की ही थ्योरी है। वो क्या कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन हमारा ग्रो होता है, जो हमारी ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, वो एक्सपोनेंशियल है, यानी कि ज्योमेट्रिकल है, जैसे कि 2, 4, 8, 16। बट फूड जो ग्रो हो रहा है इनके साथ साथ, वो कैसे ग्रो हो रहा है? एरिथमेटिकली ग्रो हो रहा है, ज्योमेट्रिकली नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 एंड 4। अब आप सबने 10th में एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, आप कॉमन डिफरेंस का गैप देख सकते हैं। और इसीलिए मैल्थस जो है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के अगेंस्ट थे। दो यहाँ पे उनकी थ्योरीज को काफी क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की, ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पॉजिटिव इंपैक्ट्स थे उनकी चर्चा नहीं की। तो इनमें कुछ बदलाव किए गए और फिर नियो मैल्थुसियन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया और ट्रांजिशन थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब ये थ्योरी सीधा सीधा ये बताती है, जो मैल्थस की ज्योमेट्रिक वर्सेस एरिथमेटिक की थ्योरी है, कि जब जब हमारी जो सिटीजन्स हैं या जो सिविल सोसाइटी है उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो चीजों को खरीदेंगे, उनकी वेल्थ बढ़ रही है, उनके फूड की रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, उनकी परचेजिंग पैरिटी बढ़ रही है, तो इससे प्रोक्रिएशन ज्यादा होगा, यानी लोग ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे। और इसकी वजह से अल्टीमेटली हम कहां पे पहुंच जाएंगे? सबसिस्टेंस लेवल पॉवर्टी पे पहुंच जाएंगे। अब ये सबसिस्टेंस लेवल पॉवर्टी क्या है? कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए जीना, जो भारत का हाल प्री इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 के टाइम ड्यू टू वेरियस फेमिन्स, वेरियस फूड शॉर्टेजेस था, जब हम सेल्फ रिलायंट नहीं थे फूड इंपोर्ट्स को लेके। तो सबसिस्टेंस की वजह से ही उस टाइम पे भारत अपने और किसी रेल्म पे इनिशियली फोकस नहीं कर पाया, क्योंकि पहले हमें क्या था? अपने आप को सस्टेन करना है, अपने आप की फूड सिक्योरिटी बढ़ानी है। तो मैल्थस का कहना है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हम सबसिस्टेंस लेवल पॉवर्टी पे चले जाएंगे। अब आता है पोल्यूशन, द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट इशू। पर 21st सेंचुरी में ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? क्योंकि शायद कुछ सालों पहले तक ये उतना बड़ा हेल्थ हैजर्ड नहीं था जो ये आज बनता जा रहा है, और ये हमारे बिहेवियरल लैक का ही नतीजा है। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति हैं, बहुत ही वेल नोन है सोशियोलॉजी में भी और इकोनॉमिक्स में भी, और इन्होंने एक थ्योरी दी जिस थ्योरी को हम कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट थ्योरी। और ये थ्योरी सिंपली ये बताती है कि ह्यूमन डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग एनीथिंग जस्ट बिकॉज ही हैज अ सेल्फ इंटरेस्ट, इनहेरेंट सेल्फ इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। तो वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसमें उसका निहित स्वार्थ है, इसीलिए वो कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेस्ट एग्जांपल सुंदरबंस और वेस्टर्न घाट्स ले लीजिए। अब सुंदरबंस की मैं बात करूं तो वाटर रीजेनरेशन या फिर एक्विस्ट्रियन, इन सभी चीजों में लेके सुंदरबंस हमारे लिए नेचुरल क्लाइमेटिक बैरियर की तरह काम करता है। बट आज हमारा डेवलपमेंट वहां तक भी पहुंच गया और अब सुंदरबंस में भी सी लेवल राइज हो रहा है, सैलिनिटी की मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, वेस्टर्न घाट्स में हैबिटेट लॉस हो रहा है। ये सब हमारे नेग्लिजेंट बिहेवियर का बस एक ट्रेलर है, ये हमें समझना होगा। उसके बाद अब आप देख लीजिए 1.4 बिलियन पीपल, जो अभी भारत की जो पॉपुलेशन है वो इस टाइम पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 से एक्सपोज्ड है। और इसी वजह से आप ये देख सकते हैं कि सडनली प्री मैच्योर डेथ्स जो है वो बढ़ने लग गई हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम अपने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में तो कभी सोचते ही नहीं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 11 ड्यूटीज भी देता है, पर हम उन ड्यूटीज की बात नहीं करते, हम सिर्फ राइट्स के लिए लड़ते रह जाते हैं। हम डीपीएसपी की बात नहीं करते जो सरकारों को एक मॉरल ऑब्लिगेशन प्रोवाइड करते हैं, और उसी में एक है कि हम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जो कि डिग्निफाइड हो, जो कि एफिशिएंट हो, जो कि इफेक्टिव हो। और अगर गवर्नमेंट वो काम ना करे तो वो काम किसको करना है? सिविल सोसाइटी को करना है। बट आज ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो मैंने बोला था कि हम कभी भी इकोलॉजी को इकोनॉमी के नीचे नहीं रख सकते, अगर हम ऐसा करते हैं तो इकोनॉमी अल्टीमेटली सफर करेगी। और ये हमारे 2019 का डेटा दिखा रहा है कि उस टाइम पे हमें 1.36% ऑफ आवर जीडीपी सिर्फ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन को
कवर करने के लिए लगाना पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यहां से आती है कि इतना जो ये हेल्थ हैजर्ड बन गया है, इसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है? तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है। अभी ठंड का टाइम चल रहा है, आप कॉलोनी में चले जाइए, रोड्स पे चले जाइए, लोग ऐसे ऐसी चीजों को जलाते हैं, प्लास्टिक्स को जलाते हैं या फिर क्रॉप रेसिड्यूज को जलाते हैं। इनकी वजह से बहुत ही भारी मात्रा में CO2 और मीथेन का प्रोडक्शन हो रहा है। पहले तो इससे पर्यावरण बीमार हो रहा है, पर पर्यावरण में रह तो हम रहे हैं, तो इसके जो एंड कंज्यूमर्स हैं वो कौन है? हम हैं। वाटर पोल्यूशन हो रहा है, आप आजकल देख लीजिए अमोनिया और मर्क्यूरी की मात्रा बढ़ती जा रही है। अनट्रीटेड एफ्लुएंट्स को बिना ट्रीट किए डिस्चार्ज किया जा रहा है। जो मैंने पहले प्राइवेटाइजेशन की बात की थी, आपको याद होगा जो 3 इंटरवाइंड इश्यूज थे, प्राइवेटाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन से हो क्या रहा है कि बहुत मॉरल ऑब्लिगेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर वहां पे उन चीजों को एब्सटेन कर दिया जा रहा है। इसी की वजह से ये चीजें बढ़ रही हैं। अगर इनके ऊपर कोई भी एक ऑब्लिगेटरी बॉडी नहीं होगी जो इनके ऊपर रेगुलेशन लगाए, जो इनके ऊपर पेनल्टीज लगाए, या जो थोड़ी मॉरल पुलिसिंग करे इस सेंस में, तब तक इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं किया जा सकता है। देन कम्स कि तो टैकल कैसे करें? एक रोड मैप तो होना चाहिए कि टैकल कैसे करना स्टार्ट करें। एज आई सेड कि हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड होना है। तो हमें मल्टी सेक्टोरल और मल्टी जुरिस्डिक्शनल, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस थ्योरी को अपनाना होगा। किसी एक सेक्टर को हम पीनलाइज नहीं कर सकते, कोई एक जुरिस्डिक्शन हम फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ये पॉपुलेशन को देखेगा, हाँ ये पोल्यूशन को देखेगा, हाँ ये पॉवर्टी को देखेगा। ये इंटरकनेक्टेड है। हमें जैसे आपने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा होगा। जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर चर्चा हो रही थी तो यूएन ने बोला कि हम एक मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे, और वो मेथोडोलॉजी क्या होगी? इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सबकी है, बट वो डिफर करेगी इन डिग्रीज। कैसे डिफर करेगी? इन टर्म्स ऑफ कि किसका कितना कंट्रीब्यूशन है और कौन कितना उसे कवर अप कर सकता है। तो उसी सेम मेथोडोलॉजी पे बेस्ड है ये मल्टी सेक्टोरल और मल्टी जुरिस्डिक्शनल थ्योरी। क्योंकि रिसर्च जो है ये WHO का बता रहा है, ना मैं बता रही हूं, ना कोई और इंडिया की रिपोर्ट्स बता रही हैं, बल्कि ये WHO का कहना है कि अभी जो हम PM 2.5 इनहेल कर रहे हैं, ये हमारे लाइफ से हमारे 1000 दिन चुरा ले रहा है। हमारे 1000 लाइफ्स वैसे ही कम हो जा रहे हैं, क्योंकि क्या है, ये WHO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सेफ नहीं है। तो अब सेफ करने के लिए क्या जरूरत है? एज पर WHO गाइडलाइंस एनवायरमेंटल गवर्नेंस जरूरी है। जैसे पॉलिसी मैटर्स में, एग्जीक्यूशन मैटर्स में, जुरिस्डिक्शनल मैटर्स में हमें गवर्नेंस चाहिए, वैसे ही एनवायरमेंट के लिए भी हमें गवर्नेंस चाहिए। और इस गवर्नेंस को हम कैसे समझें? एयरशेड अप्रोच से। आप देख सकते हैं ब्लैक में मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब ये एयरशेड अप्रोच क्या है? एयर तो आप सब जानते हैं, हवा जो हमारे आसपास है, हमारे चारों तरफ है। अब एयरशेड ही क्यों? क्योंकि जब पॉल्यूशन की समस्या आती है तो जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो जाके एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में जाके वहां पे स्ट्रक हो जाते हैं। तो ये किसी पॉलिटिकल बाउंड्री के थ्रू नहीं रोके जा सकते। इनके लिए हम एयर फ्लो को ट्रैक कर सकते हैं। जब हम एयर फ्लो को ट्रैक करेंगे तो हम ट्रांस बाउंड्री नेचर में एंटर करके इस प्रॉब्लम को जड़ से इसे सॉल्व कर पाएंगे। स्पेशली कहां पे? हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन्स में, जहां पे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज रहते हैं। तो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हमारे लिए बहुत मेजर रीजन्स हैं, और अगर वहां पे एयर शेड अप्रोच को नहीं लगाया जाएगा तो बहुत सारी जो प्रिस्टीन हमारे वहां पे रिसोर्सेज हैं वो विलुप्त हो जाएंगे। और बहुत सारे जो वहां पे फ्लोरा फोना है, क्योंकि जब हम स्पीशीज की बात करते हैं या लिविंग बींग की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ होमोसेपियंस नहीं आते हैं, वहां पे बाकी फ्लोरा एंड फोना भी आता है, हमें उन्हें भी इंक्लूड करना होगा। अब पॉल्यूटेंट्स की जब हम बात करते हैं तो आपने बहुत ही कॉमन जो न्यूज में भी सुना होगा या फिर जो विद इन दी पॉलिटिकल रेल्म सुना होगा कि एक पर्टिकुलर मंथ के बाद पराली जल रही है और उस पराली की वजह से यहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? ये एयर शेड की ही वजह से हो रहा है, क्योंकि पॉल्यूशन जो है वो एयर फ्लो के थ्रू आता है, उसे आप किसी पॉलिटिकल बाउंड्री में कैद नहीं कर सकते, इसलिए ट्रांस बाउंड्री अप्रोच चाहिए। नाउ कमिंग टू पॉलिसी, जो कि हमारा 4th ऑब्जेक्टिव था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव।
अब पॉलिसी की जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट पॉलिसीज हैं। पॉलिसी की हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, अच्छी अच्छी पॉलिसीज हैं, जस्ट उनके इम्प्लीमेंटेशन पे थोड़ा वर्क करना है। जैसे कि ग्रैप है, एनकैप है, स्वच्छ भारत है, ये सारी चीजें हैं तो हमारे पास, बट ये एयरशेड अप्रोच के अकॉर्डिंग हो जाए तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगी। स्पेशली कौन कौन से स्टेट्स में? दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे अगर हल्की सी भी कोई छेड़छाड़ की जाए पर्यावरण के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, तो इनके एयर क्वालिटी के ऊपर, इनके वाटर क्वालिटी के ऊपर और इनके सर्वाइवल मोड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसलिए इन स्टेट्स की बात की जा रही है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो हमें ऑल ओवर पूरे भारत के लिए ही ये पॉलिसी चाहिए, बट ये कुछ मेजर है और इनमें से आप एक देख सकते हैं दिल्ली, जो कि हमारे देश की राजधानी है। अब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में चर्चा करनी चाहिए इसी पॉलिसी में। वो है पूसा बायोडेकम्पोजर। इसे डेवलप किसने किया? इंडिया के ही IARI ने डेवलप किया है। अब ये क्या है? सिंपली ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें फंगी या बैक्टीरिया को इंक्लूड किया जाता है और उन्हें कैप्सूल के रूप में पैकेजिंग उनकी की जाती है। ये एक सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में फंगी बैक्टीरिया को डाला जाता है, एक कैप्सूल का फॉर्म दिया जाता है। अब ये कैप्सूल करती क्या है? ये कैप्सूल आपके जो क्रॉप स्टबल है उसको ब्रेक डाउन करती है, किसमें? ऑर्गेनिक मैन्योर में। और वो भी सिर्फ 15 से 20 डेज में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो जो पराली का नाम लेकर या बाकी सोशल इश्यूज का नाम लेकर 1, 1.5, 2, 2.5 महीने तक पोल्यूशन की समस्या बनी रहती है, और इस बार तो और ज्यादा खिंच गई है, वो सिर्फ हम विद इन 15 टू 20 डेज सॉल्व कर सकते हैं इसके थ्रू। इससे हमारी जो स्टबल बर्निंग है वो प्रिवेंट होगी। अब जब स्टबल बर्निंग प्रिवेंट होगी तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन प्रिवेंट होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये बायोडिकम्पोजर्स में ऐसा है क्या कि ये ऐसा कर पा रहे हैं? तो सिंपली इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जैसे कि सेल्यूलोज, लिग्निन और पेक्टिन। ये क्या करते हैं? सॉइल के हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। मैंने बायोटेक की बात की, बायोटेक में सॉइल रीजनरेशन हेल्थ को लेके कहीं ना कहीं थोड़े पॉलिसी सेटबैक्स हैं। उन पॉलिसी सेटबैक्स को पूसा बायोडिकम्पोजर पूरी तरीके से एड्रेस कर सकता है। देन आते हैं हमारे गेन्स इनिशिएटिव। अब गेन का मतलब क्या होता है? कुछ प्राप्त करना या कुछ पाना। तो गेन्स इनिशिएटिव यही है कि हम एनवायरनमेंट के अलग अलग सिस्टम, चाहे वो वाटर सिस्टम हो, एनर्जी सिस्टम हो, फूड सिस्टम हो या पूरा इकोसिस्टम हो, उनको कहीं ना कहीं उनके ओरिजिनल प्रीस्टीन फॉर्म में वापस लेकर आए। और ये कैसे होगा? इसके लिए एक और इनिशिएटिव है, वो है GRSE, एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ये बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि शिप बिल्डिंग में होता है उनमें ट्रैक करने के लिए कि वहां पे ऐसे कोई मटेरियल्स ना यूज किए जाएं, वहां पे कोई ऐसे प्रोडक्ट को आउटसोर्स ना किया जाए, या ऐसा कोई एंड प्रोडक्ट ना निकले जो कि हमारे एनवायरनमेंट के रीगेनिंग फैसिलिटी को डिस्टर्ब करे। देन इंडिया का सफर सिस्टम, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्ट। ये रियल टाइम में एयर क्वालिटी इन्फो देता है। अब ये क्यों जरूरी है? हम कोई चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हो सकता है उतना इंपैक्ट ना हो, पर किसी चीज को जब हम बार बार देख रहे हैं, एक बार देखा, 2 बार देखा, 4 बार देखा, 8 बार देखा, कभी ना कभी तो वो हमारे कॉन्शियस को स्ट्राइक करेगी कि आखिर ये चीज हो क्यों रही है। और यही गोल है सफर का। सफर का गोल है कि हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाएं और लोगों को प्रिकॉशनरी स्टेप्स की ओर ले जाएं, चाहे वो पॉपुलेशन ही क्यों ना हो, क्योंकि पॉपुलेशन 2 तरीके से कंट्रोल होती है। एक तो होता है हमारा प्रिवेंटिव चेक्स और एक होता है प्रिकॉशनरी चेक्स। उनमें भी प्रिकॉशनरी चेक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और जब हम अपने पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वहां पे भी प्रिकॉशन को फोरमोस्ट रखा गया है कि हम क्योर तक क्यों जाएं, पहले ही प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले लें कि क्योर की जरूरत ही ना पड़े। और इससे पॉलिसी मेकर्स को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी आसानी होती है कि वो कैसे पॉलिसीज बनाएं, या जो पॉलिसीज हैं उनको कैसे एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करें और पोल्यूशन को कंट्रोल करें। डेवलप पूरी तरीके से ये इंडिया में हो रखी है, आप देख सकते हैं IITM एंड NCM RWF के थ्रू, इनके मर्जर के थ्रू हुई है, इंटीग्रेटेड एफर्ट्स के थ्रू हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वे फॉरवर्ड, जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव था, ये है कि यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यूनिफिकेशन कैसे करना है ये तो एक्सपर्ट्स कर सकते हैं। अब एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी है कि हम सिर्फ किसी एक सेक्टर से ना लें, हमें हर सेक्टर से, हर जुरिस्डिक्शन से एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। और उनके सजेशन के बाद हमें सिटीजन्स का भी रीचेक चाहिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी कुछ NGOs काम कर रही हैं, कुछ एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, और वो शायद उन एक्सपर्ट से ज्यादा जानते हैं जो सिर्फ शायद
ऑफिसेज में बैठ के पॉलिसी बना रहे हैं, बट जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो ग्राउंड पे जो काम कर रहे हैं उनको इंक्लूड करना जरूरी है, इससे यूनिफिकेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा। देन जो सेकेंड पार्ट है ये मैंने खुद से इंक्लूड किया है कि इनकलकेटिंग गुड समैरिटन ट्रेनिंग। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा है कि बच्चे इनिशियल एज में जितना सीखते हैं वो लेटर स्टेजेस में थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है सीखना। तो हम फ्रॉम स्कूल टाइम ओनली, फ्रॉम 6th ग्रेड ऑनवर्ड्स एक गुड समैरिटन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। ऐसा कोई सब्जेक्ट हो या वीक में ऐसे कोई डेज हो जब हम यंगर जनरेशन को ये बताएं कि उनकी सोसाइटी को लेके, एनवायरमेंट को लेकर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उनको उसकी अकाउंटेबिलिटी के भी बारे में बताएं कि क्यों अकाउंटेबिलिटी इस चीज में जरूरी है, कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसके लिए उन्हें खुद रिस्पॉन्सिबल समझना है। उन्हें दूसरों के ऊपर जो हम करते हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम या तो गवर्नमेंट के ऊपर या इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उसको डाल देते हैं कि ये इनकी वजह से हो रहा है, हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो काम सिविल सोसाइटी कर सकती है वो काम गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। इसी से आता है थर्ड पार्ट, जीरो टॉलरेंस। अब ये पार्ट के लिए हमें ट्रिब्यूनल्स की हेल्प चाहिए, इस पार्ट के लिए हमें एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज की हेल्प चाहिए कि कुछ भी एनवायरमेंटल लेक्यूनेज हो रहे हैं तो यहाँ पे हमें जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी फॉलो करनी है। देन हमें एम्पावर करना है किसको? विमेन को। अब विमेन और यंगर गर्ल्स, इनका एम्पावरमेंट क्यों जरूरी है? एजुकेशन के थ्रू, ताकि फैमिली प्लानिंग में हेल्प हो सके। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो इनके लिए हमें कोई बहुत ही ज्यादा ऐसे पॉलिसीज की जरूरत नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आए या बहुत टाइम लग जाए जिसको पास करने में। सिंपल हम विमेन को और यंगर गर्ल्स को एम्पावर कर सकते हैं, उन्हें इनके प्रोज के बारे में बताएं, उन्हें इनके कॉन्स के बारे में बताएं। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर आपको किसी भी समाज को समझना हो कि वो कितना सिविलाइज्ड है, कितना डेवलप्ड है, तो आप देख लीजिए कि वो अपनी विमेन को और अपने चिल्ड्रन को कैसे ट्रीट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसलिए भी हम अपने विमेन्स को थोड़ा एम्पावर करें, क्योंकि फैमिली प्लानिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं वो विमेन ही होती हैं। देन कम सस्टेनेबल रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट। अब यहाँ पे रूरल अर्बन क्यों इंक्लूड किया है मैंने? सेम वही चीज है, अगर हम एक चीज को इग्नोर करेंगे तो वहां का पूरा प्रेशर दूसरी जगह पे आएगा। रूरल को इग्नोर करेंगे तो पूरा रूरल क्राउड अर्बन में आएगा, अर्बन को इग्नोर करेंगे तो पूरा रूरल में जाएगा। और अर्बन तो ऑलरेडी इतना ज्यादा ओवर डेवलप्ड है कि हम और रिस्क नहीं ले सकते कि इसको अनअटेंडेड छोड़ें। तो जरूरत है कि सस्टेनेबिलिटी दोनों जगह पे इक्वली हो, और ये नीड ऑफ एन आवर है हमारे लिए स्पेशली, क्योंकि अगेन महात्मा गांधी ने ही कहा है कि ये जो लैंड मिला है हमें, ये जो रिसोर्सेज मिले हैं हमें, ये हमारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमें जिस तरीके से मिली है उसी तरीके से हमें इसे अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। तो इसलिए सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स क्रिएशन ऑफ ग्रीन जॉब्स, जो मैंने एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप्स की बात की, बहुत जरूरी है। यूथ है हमारे पास, यूथ की पावर है, एआई है, डेटा साइंसेज हैं, इतने नए नए रेलेंट्स निकल के आ रहे हैं, हम ग्रीन जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम ऑल्टरनेटिव क्रिएट नहीं करेंगे हम जाएंगे किस ओर? हम बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को थोड़ा रेगुलेट करो, फैक्ट्रीज को रेगुलेट करो, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को रोक लगानी चाहिए, बट फिर रोक लगा देंगे तो जाएंगे किधर? तो ऑल्टरनेटिव होना बहुत जरूरी है। सिमिलरली सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के बाद सोशल सिक्योरिटी का थोड़ा इशू रहा है और इसीलिए गवर्नमेंट की ओर लोगों का ज्यादा रुझान रहता है। तो सोशल सिक्योरिटी इंश्योर करना, एक ऐसा कोड बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कम्स लाइफ इनिशिएटिव। अब ये आप सभी को पता है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड एक इनिशिएटिव है जिसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल फॉर अर्थ। अब बेसिक इंग्लिश है, आप समझ जाइए, जब लाइफस्टाइल की बात हो रही है तो क्या यहाँ पे किसी गवर्नमेंट की बात हो रही है? क्या यहाँ पे किसी आईएएस आईपीएस की बात हो रही है? नहीं। लाइफस्टाइल मतलब हर एक सिटीजन की बात हो रही है, हर एक नागरिक की बात हो रही है कि हमें अपने दिनचर्या को ऐसा बनाना है जो हमारे पर्यावरण के लिए, जो हमारे समाज के लिए एक समन्वय बना के रख सके। ऐसा हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। तो ये एक सिविल सोसाइटी सेंट्रिक अप्रोच है, इसके थ्रू भी हम बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम हाइब्रिड लेवल पे ही जाके हमें चेंजेस करने, अपने डे टू डे छोटी छोटी चीजों को अगर हम बदलेंगे तो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। आज नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बाद आएगा, बट आएगा जरूर।
अब रेस पब्लिक अवेयरनेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एनजीओस और इंस्टीट्यूशंस का ही काम नहीं है, बल्कि जैसा मैंने कहा कि गुड समैरिटन ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्कूल्स, कॉलेजेस और एक्टिविस्ट जो हैं, जो ऑलरेडी इसमें आगे हैं, उनके थ्रू कैंपेनिंग्स चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशनल प्रोग्राम्स जैसे कि वर्कशॉप्स हो गए, आजकल तो वेबिनार्स भी चल रहे हैं, वेबिनार्स हो गए, ऐसी चीजों के थ्रू सिटीजन को बताना कि ये जो इंटरवाइंड इश्यूज ऑफ पॉपुलेशन, पोल्यूशन एंड पॉवर्टी हैं, ये इंटरकनेक्टेड इश्यूज हैं। और इन इश्यूज को हम टैकल तभी कर पाएंगे जब हम बिहेवियरल चेंजेस ला पाएंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है, इट्स जस्ट कि डिग्रीज में हम वेरी करते हैं कि किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। और उसके बाद इंटेंसिव कंजम्पशन की बात आती है। इंटेंसिव कंजम्पशन भी क्यों हो रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है। हर साल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि 100 बिलियन टन्स ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी में एंटर कर रहा है, पर जो वेस्ट प्रोजेक्टेड है बाय 2050 वो 3.4 बिलियन टन्स है। अब आप खुद से समझिए कि इंटेंसिटी क्या है। तो इस तरीके से प्रोडक्शन और कंजम्पशन के जो पैटर्न है और इनका जो हार्मफुल इंपैक्ट है हमारे पूरे प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे, इसको भी रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होंगे कैसे? तो इम्प्लीमेंटेशन से। किस चीज के इम्प्लीमेंटेशन से? ईपीआर। ईपीआर इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं जो आउटसोर्सिंग कर रहा हूं उसका जो भी एंड प्रोडक्ट होगा उसका क्या इंपैक्ट होगा, कहां कहां इंपैक्ट होगा और उसके क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। तो ईपीआर बहुत ज्यादा जरूरी है। दो, ये है फंक्शनल है, बट वही मैंने बात करी कि इंप्लीमेंटेशन में और यूनिफिकेशन पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी बॉडीज को अपॉइंट करना पड़ेगा इसके लिए, ताकि इन चीजों पे एक जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बनाई जा सके। और एंड में करना चाहूंगी इस ह्यूमन राइट्स डे के थीम के साथ कि अभी हमने रिसेंटली 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया। अब मैंने जब उसका थीम पढ़ा, क्योंकि कॉलेज में इवेंट था, तो उसके रिगार्डिंग मैंने थीम जब पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स आर एवरीडे एसेंशियल्स, तो मेरे दिमाग में बात आई कि ये एवरीडे एसेंशियल्स क्या है। मतलब ह्यूमन राइट्स तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है, ये पॉलिटिकल राइट्स की बात करता है, इकोनॉमिक राइट्स की बात करता है, बेसिक नेसेसिटीज की बात करता है, ये एवरीडे एसेंशियल्स क्या है। अब जब मैंने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ी उनके वेबसाइट पे पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इस साल का जो थीम है वो सोशल एब्स्ट्रैक्ट राइट्स की बात करता है, जो कि हमारा इकोसिस्टम है। यानी वो बेसिक से बेसिक चीज जिनकी कोई पॉलिटिकल बॉडी तो नहीं है, ना इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, बट फिर भी हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे वेलबींग के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जिसका ऑब्लिगेशन हर एक स्टेट के ऊपर है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि वो सोवरेन है या नहीं है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sakshi, for such a power-packed presentation and talk. Thank you so much. You have explained, such a topic with so much depth and clarity. So we do have some questions from our listeners. So the first question is, in the Indian context, we often see a poverty pollution trap, where the marginalized suffer most from the environmental degradation. So how can India break this cycle without slowing down the economic growth? Yes, that's a very good question. And that question was like, see, poverty and pollution ये इसीलिए इंटरवाइंड हो गए हैं क्योंकि मार्जिनलाइज, मैंने जैसे बोला एयर प्यूरिफायर्स की बात आई, लोग बहुत इजीली कह देते हैं कि हम तो एयर प्यूरिफायर्स रख लेंगे, परचेजिंग पावर पैरिटी जो मैंने बात की, बट मार्जिनलाइज सेक्शंस को भी तो हमें साथ में लेके चलना है, वो भी सोसाइटी का एक पार्ट है। तो अब ये चीज है कि उनके इश्यूज को कैसे डील किया जाए। तो डील करने के लिए जरूरी ये है कि जो भी पॉलिसीज हमारी बनी है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएं, टारगेट ग्रुप्स को स्पेसिफाई किया जाए, और वहां पे हमारे जैसे एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, एक्टिविस्ट ग्रुप्स के साथ जो हमारे गवर्नमेंटली स्पॉन्सर्ड कुछ एम्बेसडर्स हो गए, जैसे वो एम्बेसडर्स बनाए जाएं जो वहां पे विजिट करें और ग्राउंड पे देखें कि क्या चीजें हैं। जैसे कि मेंस्ट्रुएशन पॉवर्टी भी चल रही है हमारे मार्जिनलाइज सेक्शंस में आज के भी टाइम पे। अगर हम मुंबई या फिर हम उड़ीसा के स्टेट्स में जाएं तो वहां पे अभी भी विमेन जो हैं वो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऐसे अनहाइजीनिक चीजों को यूज कर रही हैं जो शायद हमें ऐसा लगता है कि ये भारत में 100-150 साल पहले होता होगा, पर आज भी वो इन चीजों को यूज कर रहे हैं। तो बिना इकोनॉमी को छेड़े ये चीजें तभी हो सकती हैं जब हम उनको पार्ट ऑफ पॉलिसी बनाएं।
हम सिर्फ रिचर और इलीट सेक्शंस को ना देखें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो तो रिसोर्सेज लेंगे और साइडलाइन हो जाएंगे, बट उनका क्या, जिनके पास ना रिसोर्सेज एक्सेसिबल हैं और ना ही वो उन रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन जरूरी है और यूथ एक्टिविज्म बहुत ज्यादा जरूरी है कि यूथ जो है वो थोड़ा ग्राउंड पे वर्क करे, चीजों को लेके आए। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल प्रोटेस्ट होते हैं, प्रोटेस्ट का एजेंडा रखे, प्रॉपर एजेंडा रखे और चीजों को इस तरीके से पैसिफाई करे ताकि वो गवर्नमेंट तक पहुंचे, उस पे बिल बने और वो चीजें यूनिफाइड लेवल पे इंप्लीमेंट हो। आई होप दैट इट आंसर्स योर क्वेश्चन। Okay, Sakshi, very well answered. The next question is, how do urban slums reflect the combined challenges of population growth and environmental stress? Yes, the urban slums. Very good example is that, see, when there was a theory, there are two types of schools, Western school and nationalist school. So the Western school says that when the population increases, there is low economic growth. And some says that when the pollution decreases, there is more economic growth. But as I said कि भारत जो है वो एक डाइवर्स सोसाइटी है, यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस मिल ही जाएंगे। तो पहले वाले केस का एक्सेप्शन आपको अरुणाचल प्रदेश और बलूचिस्तान में मिल जाएगा, और दूसरे वाले केस में आपको एक्सेप्शन केरला मिल जाएगा। केरला में पॉपुलेशन भी कम है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है, तो यहाँ पर तो ये चीजें चली नहीं। अब जब हम अर्बन स्लम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन का इशू क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पॉवर्टी होती है तो लोगों को चाहिए कि घर चलाने वाले लोग ज्यादा हों, जितने हाथ होंगे उतनी इनकम आएगी, तो लोग ज्यादा प्रोक्रिएट करते हैं। और ये मैं कुछ नहीं बोल रही, बट ये थ्योरीज हैं जिन थ्योरीज को मैंने पढ़ा है और समझा है। तो थ्योरी ऐसा कहती है कि जब रीजन है, पहला रीजन जितना लेबर होगा हमारे पास उतनी इनकम आएगी, और दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन सिंपली ये होता है कि मोर्टेलिटी की जो मैंने बात की थी कि इंडिया में थोड़ी मोर्टेलिटी का इशू है, क्योंकि उतनी नरिशमेंट नहीं मिल पाती, तो बच्चे हर बार अलाइव पैदा हो ये जरूरी नहीं है, कभी कभी स्टंटेड बच्चे पैदा होते हैं, पैदा होते ही मर भी जाते हैं। तो इसलिए भी स्लम एरियाज में बच्चों को ज्यादा प्रोक्रिएट किया जाता है कि अगर हम ज्यादा प्रोक्रिएट करेंगे तो उसमें से एक दो तो सर्वाइव करेंगे ही। तो इसकी वजह से पॉपुलेशन का इशू बढ़ रहा है, और इसकी वजह से सैनिटेशन। अब आप स्लम्स में जाके देखिए, वहां पे गवर्नमेंट रीच आउट नहीं हो पाता और ना ही सिविल सोसाइटीज का रीच आउट हो पाता है। सैनिटेशन का कितना गंदा इशू, आप कालाहांडी उड़ीसा में जाके देख लीजिए, वहां की डॉक्यूमेंट्रीज बन रखी हैं। एक वॉशरूम है और पूरा जो स्लम है वो उस एक वॉशरूम को यूज करता है, और वहां पे भी धंधा चलाने के लिए लोगों ने पैसा इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है कि आपको वॉशरूम में जाना है तो एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वो अमाउंट देना है एंड देन आप वॉशरूम यूज कर सकते हैं। तो सैनिटेशन का लेवल देख लीजिए। तो जरूरी है कि सिविल सोसाइटी इन चीजों में एक्टिव हो, बजाय कि फालतू की चीजों में। जरूरी है कि हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी को जाने तो कि हमारे आसपास लोगों के इश्यूज क्या हैं, तो उन इश्यूज को टैकल करने के लिए अवेयरनेस अगेन जरूरी है, उन्हें थोड़ा सा लाइमलाइट में लाना जरूरी है। क्योंकि आजकल क्या है कि कुछ अननेसेसरी चीजें लाइमलाइट में आ जाती है, तो यूथ को चाहिए कि अननेसेसरी में ना जाके नेसेसरी चीजों को हाईलाइट करे। स्पेशली जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको लोग ज्यादा सुनते हैं, उन्हें चाहिए कि वो चीजों को लाके इसी पिक्चर को सामने रखें, और इस तरीके से रखें कि थोड़ा सीरियस ले, गवर्नमेंट भी सीरियस ले और जो हमारे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं वो भी इसको सीरियस ले। Okay, Sakshi, thank you so much for answering the audience questions. I do have a question from my side. Please elaborate about your experience with the team and about our platform. Yeah, my experience is actually very much great because I always had this topic in mind, but I didn't had the platform to discuss and debate. So initially, I was very happy when I got to know about this GSTS platform, that it provides opportunity to students like us who could come up with the topics that are contemporary and equally relevant for the society to be discussed and debated upon. तो मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। पहले तो इसलिए कि थोड़ा एनरिचमेंट भी हुआ, बिकॉज कुछ कुछ चीजें सीखने को भी मिली, थोड़ा रिसर्च में भी काफी ज्यादा हेल्प हुआ कि किन चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को ऑब्जेक्टिफाई कैसे करना है, चीजों को स्ट्रक्चर कैसे करना है। तो थोड़ा सेल्फ कंटेम्पलेशन भी हुआ, और दूसरी चीज तो यही हुई कि मेरा मन था कि मैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करूं और थोड़ा यूथ के साथ इंटरेक्ट करूं, ताकि कुछ भी सजेशन हो, मे बी कोई सुने और कहीं लेकर जाए तो आप कहने की एक बात
बात होती है, बट कहने वाली चीज अगर इम्प्लीमेंट हो जाए देन इट मैटर्स। तो इसलिए मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। पूरी टीम को एक बहुत बड़ा थैंक्स है, मनीष सर और आपका पूरे GSTS टीम्स का। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड गिविंग मी सच अ ग्रेट academic experience and also an experience as a youth. Thank you so much, Sakshi, for choosing such a critical issue to speak on, and especially our platform to choose to speak on. So please stay connected with us. Now, moving forward, I am delighted to invite our guest of honor to share her final thoughts. Ma'am, we look forward to your reflections. First of all, to Shakshi, thank you very much. जो आपने डिस्कस किया और सब बहुत ही एकदम इंसाइटफुल और बहुत डीप जाकर डिस्कस किया, और सबसे अच्छी बात उसमें ये थी इन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, जो इन्होंने सॉल्यूशन के बारे में बात की कि हमारे यूथ को प्रॉब्लमेटिक नहीं सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, क्योंकि एक जनरल रूल है कि कोई भी प्रॉब्लम जब आती है तो बिना सॉल्यूशन के नहीं आती। कई बार सॉल्यूशन होता है सीधा सीधा होता है, कई बार सॉल्यूशन घूम फिर के मिल जाता है, और कई बार सॉल्यूशन ऐसा होता है जो हमें लगता है इम्पॉसिबल है, बट अगर हम अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा चेंज कर लें और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचे तो सॉल्यूशन हमें मिल जाता है। पर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं। और जो दूसरी बात सबसे ज्यादा अच्छी थी, पॉपुलेशन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन क्योंकि जैसे इन्होंने मेंशन किया, हमारा NFHS का सर्वे 5 जो लेटेस्ट सर्वे है, सर्वे 5 2021 में कंडक्ट हुआ था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम उसके सर्वे को अच्छी तरह डीपली स्टडी करें तो हमें पता चलता है हमारी पॉपुलेशन जो है, फर्टिलिटी रेट जो हमारी पॉपुलेशन के लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मानी जाती है, वो हमारे ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है। हमारी पॉपुलेशन में ग्रो नहीं होगा जो प्रॉब्लमेटिक नहीं है, और हमारी पॉपुलेशन 35 के अंडर में है, मेजर पॉपुलेशन, इसलिए पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन नहीं है। बट जो मेन बर्डन है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारी ग्रोथ रेट कम है या पॉपुलेशन बर्डन है या हमारे पास पॉलिसीज नहीं है उसके लिए, हमारे पास हमारी पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल है, हमारे पास सफिशिएंट ग्रोथ रेट भी है, हमारे पास पॉलिसीज भी है, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। और एज ए जेनजी, अब जो जेनजी आ रही है, सबसे जो बड़ा उनके पास एक हथियार है, एक तो मैम, हाँ जी, sorry to disturb you, ma'am. Your voice is not coming out properly because of some network issues. If you would switch off your camera, then we would be able to listen to you more properly. So if you can, please. एज ए जेनजी, जो अब जेनजी के हाथ में जो सबसे बड़ा एक पावर जो उनके पास है वो है पेन और सोशल मीडिया। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए और इसको सही डायरेक्शन में चैनलाइज किया जाए तो हमें सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं मिलेंगे, हमें एफिशिएंट सॉल्यूशन भी मिलेंगे। थैंक यू। Ma'am, for your words of inspiration for all of us, and it's a privilege to have you here on our platform. You are truly a warrior. Thanks for making this evening more memorable. So, now moving forward, the month of November has been full of powerful discussions. There were topics on environmental impact, on cross-border infiltration, the role of print media in contemporary society, extremism and its societal implications, and the historical political landscape of Rwanda as well. So, out of all these engaging sessions, one speaker captured our attention with her thoughtful analysis and heartfelt delivery. So, we are thrilled to name Anagha Chakravarti as our Speaker of the Month for November for her outstanding talk on sleep gender gap. A big congratulations to you, Anagha, and I would request you to share few words with us.
Anagha? Sir, she is unable to. She is. Anagha, can you try? Yeah, now I can try. I actually Yeah. earlier was unable to do so. I hope I'm audible and visible both. So, thank you so much for bestowing me this honor because, and to say, in my speech, I would like to first of all highlight the fact that whenever we give such, work or such research related to academics in journal in general, we realize that the work is something which is, not solitary in nature. It is refined, it is shaped by the mentorship we receive along the way. So, first of all, I would like to extend my deepest gratitude to Manish sir for his invaluable academic oversight and for encouraging me to push the boundaries on the discourse covering. And also to Shailendra sir, he had also given his equal constant support and guiding me how I can lead it to important subtopics of conversation to flourish. And of course to Manvi because she was my POC, the person of contact. So her guidance, her collaborative spirit had, guided me throughout. I would like to extend my speech also by highlighting that the topic I chose was the sleep gender gap in the realms of intersectional feminism, inspired by the experiences of a housewife as well as a working lady of my own mother, Sharmishta, especially heightened by a quote by Ariana Huffington that sleep is not a luxury, it is a fundamental necessity for a healthy and productive life. And yet, for too many, it remains a privilege determined by gender and geography. Of course, last of all, I would like to congratulate today's speaker, Sakshi Dwivedi, on her topic. Trust me, it was a really beautiful topic because, as a student of ASPSM in Delhi University, one of our papers we were covering was the idea of sustainable marketing only. And funniest fact is, sustainable marketing as a concept came only in the 2000s because the youth in the 1970s itself had started this discourse because they realized that during that time it was just ecological marketing with very limited opinion towards certain issues related to environment, and how from that thought only came the idea of sustainable marketing, and how only through the idea of sustainable marketing we realized that there are green myopias existing and how youth talk is important. So that's all I have to say. Thank you so much, Anagha, and congratulations to you again. So, as we come together today, this session feels a little special. It's the last talk of 2025. It's a moment to pause, look back at a year of full of conversations and learning, and think about what we carry forward. As T.S. Eliot beautifully said, what we call the beginning is often the end, and to make an end is to make a beginning. The session lets you close the year with reflection while opening ourselves to new questions and ideas in the year ahead. And lastly, for vote of thanks, I would like to invite Manish sir. Thank you, Manvi. Thank you. Just a continuous process that I forgot that this is the last talk of this year because I think for us years doesn't matter. It's a comes and goes. 20 will start. We started in 2021, and now we are moving towards the 2026. So the most important thing is a continuity, and the whole idea of today's talk, if we like summarize the continuity, um, population, pollution, and corruption. 1 minute. It's not poverty because usually I use from last so many years these three terms. Very those who are my students, they know me that I use this word population, pollution, and the corruption. These three things are interlinked, and the Sakshi you pointed out so many good things to counter or to recounter or to restructured all these things. Thank you very much, Sakshi, for giving us a new, not a new idea. It's a reconceptualized idea because everybody knows these three are the problem.
yesterday evening, maybe late evening, I saw a movie, and that was mesmerized me. Only 20 minutes, Midnight Sister. And that Midnight Sister um, gave me understanding that how the urban slum life is right now. The people living in urban slums, and I mean to say, if we are living in a 2 BHK, we are also living in a urban slum. It's not that the elite or the poor. So how anybody expresses their desire, that movie depicts very well. So let it be, because time does not permit me to conduct my class here. So thank you very much, Sakshi, for wonderful idea. First of all, I thanks Anagha Chakravarti. That was a beautiful depiction about the sleep. And it's a really interesting one topic, that how she depicted the sleep. And today the Sakshi um, wonderfully crafted the whole old idea into the new prism. So thank you, Sakshi, for giving us a wonderful and onus on us. Population, pollution, poverty, corruption. So it's a start from the human being. It's nothing like a state problem. This is the human. Suppose that pollution, it's a personal also, because when we think beyond our limit, it's become we polluted our country, we polluted our situation. So except where you are, kindly craft that space beautifully. It's not that you create more bigger space to live on 2 or 3 persons. So craft your space, not create a bigger space to live. So thank you very much, Sakshi, for giving you a wonderful idea. So like laws, like acts, these are the secondary, but it's what? It's the individual who started everything. So thank you, Sakshi. Again, the 3 times I thank Sakshi. So thank you. And I thank the principal, Samlal Evening College, IQC in charge, and the teacher in charge, and all faculty members of Samlal Evening College that is still there, provided us this platform to recapitulate our idea and to infuse something new into the world of intelligentsia. And the concept, every concept was always there. We can find out the solution. So thank you again, Sakshi, that you have given us a solution also. And thank you, my moderator, Manvi, Saraswat, and other moderators. They are working very tirelessly day and night. And one solution reflected from the guest of honor, and she's a very brave personality. Why she's become guest of honor? Because from last 1.5 years he fought with the cancer, and he sustained and won that battle. And in front of, because I had so many interaction with Radhika, and this gives me a very bright light in my life also, and everybody's life also. And she has a part and parcel of sometimes of pollution and population. Cancer, it's what everybody knows. You know very well. So thank you, guest of honor, Radhika, for joining us. And all the best for all my listeners. We'll continue this journey in the next year also. If everything is I think everything will be perfect. So we'll continue this journey till Samlal College evening wants to be continued. But I never stop GSTS. So thank you very much. Have a nice day. Take care. We'll meet next Sunday with the new ideas, with the new program. So have a nice day, all of you. Thank you very much.